बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से AS7 की लगभग सारी चर्चा, काफी सारी चर्चा हमारी यहां पर फिनिश हो गई थी। तो बेटा फटाफट से जो नोट्स बनाने वाला काम है वो कर लेते हैं। आज जो शुरू में 4-5 पेज छुड़वाए थे मैंने आपको, वहीं पर स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे लिखेंगे और उसके साथ साथ ही कुछ कुछ नई चीजें मैं आपको और बताता चलूंगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन MCQ बेस्ड पूछ लेता है। बेटा टॉपिक कौन सा था? AS7। नाम क्या था बेटा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी लिखना बेटा, पहला स्टार लगाकर पहला पॉइंट AS7। बेटा AS7 में मुझे ये बताओ किसकी क्या क्या करने वाले हो, क्या बताने वाला है AS7? अकाउंटिंग सिखाएगा। कहां पर? इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लिखो AS7 प्रेस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, prescribes the principle of accounting prescribes the principle of accounting for construction contracts, for construction contracts in the financial statements of, बोलो बेटा ऑफ कौन? कॉन्ट्रैक्टर। यहां पर सीखेंगे हम अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की किताबों में। ये बताएगा मुझे कि अकाउंटिंग किस प्रकार करनी है आपको कॉन्ट्रैक्टर की किताबों में। दूसरा लिखें हेडिंग मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा क्या लिखने वाला हूं इसमें मैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। रिवाइज कराते जाओ सब चीजें। क्या मतलब था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड एसेट्स। ठीक, मुझे ये बताइए 3-4 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3-4 अलग अलग कंस्ट्रक्शन करनी है, उनको मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानूं या अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानूं? बोलो ना, मुझे पता ही नहीं भाई। अब हाँ अब बोलो सर, अगर सबका प्राइस अलग अलग नेगोशिएट हुआ है, अगर सबकी कोटेशन टेंडर अलग अलग फाइल की गई हैं, ठीक, अगर सबके लिए अलग अलग चॉइस है कि ले सकता हूं इसे छोड़ सकता हूं, तो ये सारे अलग अलग क्या हैं? ये सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं। वरना क्या हो गया? वरना एक ही है, अगर उनको अलग नहीं कर सकते तो। ठीक, लिखना शुरू करो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सब काम आएगा जब क्वेश्चन के आंसर करोगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अलग लाइन में तोड़ के लिख रहा हूं डेफिनेशन। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड, मोल भाव हुआ है जिसका हमने मोल भाव किया है, स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड किस चीज के लिए? फॉर द specifically negotiated for the
कंस्ट्रक्शन the construction specifically negotiated for the construction contract of an asset or asset that are, बेटा नोट देख रहे हो आप मैं कैसे लिख रहा हूं, ये तोड़ के लिखा है जिससे आराम से याद हो जाएगी। फिर ये एक एक पॉइंट का अलग अलग रेलिवेंसी है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा, जो अलग अलग नेगोशिएट, स्पेसिफिकली नेगोशिएट किया गया किस चीज के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, या तो ऑफ एन एसेट और एसेट्स दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट स्टार लिखिएगा, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन। किसी एक एसेट के लिए, या बहुत सारी एसेट बना रहे हो, अगर आपने बहुत सारी एसेट बनाने का ठेका लिया तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो सारी एसेट इंटर रिलेटेड हैं या इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम का सेट बनवाना है, मुझे फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम का सेट बनवाना है, ठेकेदार से कहा मैंने, और हां ठेकेदार ने पूछा जीना, मतलब मैंने जीना तो बनेगा ही बनेगा, स्टेयर्स तो बनेंगी बनेंगी। अब ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं या एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है भाई, एसेट अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है इस बार, वो रूम है वो स्टेयर्स हैं, लेकिन क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट तो हैं। क्यों, क्योंकि डिजाइन ही इस प्रकार का है। बोलो बेटा, ठीक। सो ये सबको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानिएगा, मानिएगा। कब एक नहीं मानेंगे ये बताना जरा, अगर सबका अलग अलग टेंडर हो, सबके अलग अलग प्राइस आप एलोकेट कर सकते हो, आपके पास चॉइस हो, ये उठा लूंगा ये छोड़ दूंगा, तो अब ऐसे में क्या है, सारे ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक, लिखेंगे इसके बारे में भी, लिखो अब पहले आगे, और मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के आगे ऐसे लिखना इसको, इसी में आ रहा है, मीनिंग में लिख रहा हूं मैं आगे। इट इंक्लूड्स, बताओ क्या लिखवाने वाला हूं 2 पॉइंट में इसमें। ए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये इंक्लूड है 2 बातें, कौन कौन सी, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट है, याद आ रहा है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, या आर्किटेक्ट से काम कराया तो वो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। लिख लो इसे, लिख लो, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज related to कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के लिए याद रखना आर्किटेक्ट, ये याद रहेगा लाइन वर्ड को पढ़कर कि अच्छा आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं सर्विसेज में, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर किस चीज का,
फॉर यस डिस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन। डिस्ट्रक्शन, रेस्टोरेशन क्या होता है? बनी बनाई है, रीस्टोर करना, रेनोवेशन करना। मुझे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या कहते हैं इसको, म्यूनिसिपल बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, टेंडर निकाला कि भाई घंटा घर की ना हम मरम्मत करवाना चाहते हैं, पेंट वेंट हो जाए बढ़िया तरीके से, टूट फूट ठीक हो जाए, घंटा जो लगा हुआ है वो ठीक हो जाए और लाइट वाइट लग जाए। ठीक, तो क्या कर रहा हूं, क्या मैं कुछ बना रहा हूं कंस्ट्रक्शन? बोलो बेटा, क्या कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है? क्या हो रही है इस बार? रेनोवेशन हो रही है, रेस्टोरेशन हो रही है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा। लिखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन ऑफ एसेट्स। चलो जी, ये हो गई दो बातें। एक तो क्या करने वाले हैं इस एएस में, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या। नोट करो इतना। एक और लिखो नोट, लिखो है तो वहीं पर हाथ किया था। लिखो इसी में ही, अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है ये, इसी में लिखो नोट। Construction of different assets is considered as different construction कॉन्ट्रैक्ट्स इफ ए बी सी। तीन बात लिखेंगे इस नोट के ऊपर, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। आपको आंसर तो पता है, एक सेकंड में फेल दोगे आंसर तो आप। हाँ जी, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, हाँ नहीं जी अलग अलग नहीं है, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। वो लिखेगा इतनी सारी लाइनें, 10-20 लाइनें, ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना हुआ डिकाना हुआ, सजेस्ट एज पर AS7। आपको आंसर पता है, एक लाइन में पता है कि यस दीज आर ट्रीटेड एज डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटेड एज सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी ना, एक फैंसी लैंग्वेज चाहिए मुझे। ठीक, तो वो शब्द दे रहा हूं मैं आपको जो वहां चिपका के आओगे पहले आप, कि एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन डिफरेंट एसेट्स की हो रही है, लेकिन इनको डिफरेंट मानेंगे कब। लिखो पहला पॉइंट, इफ सेपरेट प्रपोजल्स, सबके अलग अलग टेंडर्स प्रपोजल कोटेशन आई हो, सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड, फॉर ईच एसेट। मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टेज बना दूंगा, इसके 20 लाख लगेंगे, ऊपर रूम बनाऊंगा उसके 10 लाख की कोटेशन, किचन बनाऊंगा 5 लाख की, और साथ में वॉशरूम बनाऊंगा 4 लाख की। अब बताओ ये सारे अलग अलग हैं या सेम हैं? अलग अलग हैं। वो पार्टी बोल सकती है नहीं भाई जीना महंगा है तुम्हारा, स्टेज तुमसे नहीं बनवाएंगे, वो किसी और से बनवा लेंगे। बोलो बेटा, ठीक। अगर सबकी प्रपोजल अलग अलग सबमिट हुए हैं तो यस ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट, ईच एसेट
ईच एसेट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। सबका मतलब लगभग लगभग सेम सा ही लगेगा आपको, नेगोशिएशन। एंड, ये एंड वर्ड का मतलब हिंदी करो क्या है? हाँ जी, तीनों पूरी होनी है। ये यहां भी और नहीं लिखा मैंने, ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है। सबमिट अलग हुई हो, सबका अलग अलग। चलो ठीक है भाई, एक काम करो, स्टेयर्स के पैसे ठीक बता रहे हो 10 लाख रुपए, रूम के 20 महंगे हैं, इसके 18 लगाओ। ये जो साथ में किचन है 5 लाख रुपए बता रहे हो, ये भी थोड़े ज्यादा हैं, 4.5 लगाओ। बोला नहीं 4.5 नहीं, बाकी सब आपकी बात मान ली मैंने, इसके मैं 4.25 ले सकता हूं। बस आपको समझ में आ रही है बात? हर किसी का क्या हो रहा है? ईच एसेट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, सबका अलग अलग नेगोशिएशन कर सकते हैं। एंड लिखें, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एंड द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड। वो सब एक जैसी सी ही बात कर रहे हैं। ये लिखवाना इसलिए ज़रूरी था मेरे लिए कि अगर क्वेश्चन आ गया इसका तो नोट्स बनाने में दिक्कत हो जाती है आपको। अब शुरू के 4-5 लाइन ये पेल दो और बाद में अपना एनालिसिस दे देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, पूरा ज्ञान पेल दिया आपने कि एएस में क्या लिखा हुआ था, और इसलिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक फास्ट दिलवाया मैंने आज, एक मैं बताता हूँ क्या करना है आपको इसमें, लेकिन यहीं पर रुककर पढ़ना जरा। 1.6 क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन है ये। शेयर कर लो बेटा, कहीं 2 हैं क्या? एक मुझे दे दो, पीछे दे दो एक मुझे फिलहाल। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ना 1.6 बेटा, दिख गया कि नहीं दिखा? 1.6 का ए पार्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का है। पढ़िए। एपी लिमिटेड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट undertakes the construction of commercial complex. AP Limited submitted separate proposals for each of 3 units of commercial complex. समझ में आ रहा है? एक कॉम्प्लेक्स बनवाना था, उसमें 3 यूनिट थी। 3 यूनिट मतलब एक यूनिट 1 होगी, एक अलग टॉवर होगा, एक अलग टॉवर होगा, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। 3 यूनिट है, तीनों के लिए मैंने अलग अलग प्रपोजल सबमिट कर दिए। A single agreement is entered into between the 2 parties. पार्टी मान गई, चलो ठीक है, तीनों यूनिट आप ही बनाओ, और तीनों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल एग्रीमेंट कर लिया। द एग्रीमेंट लेज डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3 यूनिट्स, 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख। एग्रीमेंट ऑल्सो लेज डाउन द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच यूनिट। कमेंट विद रेफरेंस टू A7 वेदर AP should treated as a single contract or 3 separate contract. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही तो होगा क्योंकि एक ही अग्रीमेंट हो गया सबका। बोलो यस सर। नलायक, शर्म तो नहीं आ रही होगी? वो कंफ्यूज कर रहा है भाई आपको। ये कहां लिखा है कि एग्रीमेंट अगर एक है या एग्रीमेंट अलग अलग होना चाहिए? कहां लिखा है? ढूंढो उसमें, कहीं लिखा है? सेपरेट प्रपोजल्स हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू है। ये रहा, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट, हाँ आइडेंटिफाई हो रही है अलग अलग। बोलो बेटा, तो क्लियरली दीज आर 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है बात? लाइन तो एक ही आंसर की बस ये, बट पहले आपको ये अलग ज्ञान पेलना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ये लिखोगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम के क्वेश्चन है ये, इसीलिए दिया है मैंने आपको। बताऊंगा उसको करेंगे कैसे अभी क्लास के बाद। एक क्वेश्चन और पढ़ो,
सेम क्वेश्चन है। चलो ठीक है बेटा, आई होप ठीक है बात इतनी है बेटा, बढ़ूं आगे। चलो सब एग्जाम के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई फर्जी काम नहीं कर रहे हैं यहां पर। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग अब, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कितने बताए थे बेटा, भूल गया मैं। नेक्स्ट स्टार लगाकर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा बताना, भूल गया मैं, कितने कौन कौन से थे ये? एक तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस में क्या होता था, मैं एक अमाउंट फिक्स करके बता दिया करता था। हाँ, कभी कभार वो बढ़ जाएगा, किस वजह से? एस्केलेशन क्लॉज के वजह से, महंगाई बढ़ गई इस वजह से, या वेरिएशन के वजह से। और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि भाई जितनी कॉस्ट में इनकर करूंगा वो सारी दे देना, साथ में जोड़ देना या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या मेरी कोई फिक्स्ड अमाउंट, जो भी हम आपस में तय करेंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बेटा, लिखो लिखो। पहला लिखिए यहां पर, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लिखना। प्राइस इज एग्रीड, प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड, sum, as fixed sum or fixed rate per unit, fixed rate per unit of outcome। क्या है ये? कोई हिंदी करो मुझे इसकी। escalation clause if any may be compensated। बेटा हिंदी करवा दो फटाफट से। क्या लिखा है? प्राइस इज एग्रीड एज फिक्स्ड सम। भैया बिल्डिंग बनाकर दे दूंगा, मुझे तो 10 लाख रुपए दिलवा देना आप, ठीक? या 5 रूम, कितने रूम बनवाने हैं आपको हॉस्टल में फ्लोर पर? 5 या 10, जितने भी बनवाने हैं, मुझे 2 लाख रुपए पर रूम दे देना। समझ में आया अगला पॉइंट? क्या लिखा है, पढ़ो। फिक्स सम, पढ़ो बेटा आगे। फिक्स्ड रेट पर यूनिट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही था, कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही था। 5 बनवाने हैं रूम, हर रूम के 2 लाख रुपए के हिसाब से मुझे दे देना, ठीक। दूसरा लिखिए, क्या लिखोगे बेटा? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिखें। कॉन्ट्रैक्ट in which the contractor is reimbursed, contract in which contractor is reimbursed। ये reimbursed क्या होता है बेटा? रीपेमेंट करा देना। भाई जो जो खर्चा करोगे वो सारा मैं आपका रीइंबर्स कर दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड फॉर, क्या दिलवा दूं बेटा? याद है वर्ड? अलाउएबल कॉस्ट। अलाउएबल याद आ गया एग्जांपल? सिर्फ जो अलाउएबल है वो कॉस्ट दिलवा दूंगा, साथ में क्या दिलवाऊंगा? प्लस। प्लस बेटा बताना प्लस क्या? पहला स्टार बना के लिखो। प्लस या तो कोई फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज। बोलो बेटा। प्लस परसेंटेज ऑफ, मैं तोड़ के लिखवा रहा हूं इसलिए याद रहे बाद में। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और फिक्स्ड फीस।
मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें लिखा दी मैंने। डेफिनेशन को जितना तोड़कर पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा याद रहेगी और समझ में आएगा, क्योंकि जो एएस पढ़े जाते हैं वो लॉ की तरह ही पढ़े जाते हैं। हर वर्ड का मायने है, आप इधर उधर नहीं कर सकते उनको। जी, अब ये बताइए मुझे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 स्टेप बताए थे, बोलो बेटा। कौन कौन से स्टेप थे? 3। पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लो। स्टेप 2 क्या था? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो पीएनएल बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी या पूछा होगा तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर निकाल देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो एक डेटर या कस्टमर अकाउंट भी बना देंगे। मैक्सिमम यही तो करना होता है, बोलो बेटा। ठीक। और हां, जरूरत पड़ेगी अगर लॉस में जा रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस भी बनवाएंगे। इन सब के फॉर्मेट बना रहा हूं जो बिल्कुल बेकार है मेरे लिए, कोई मतलब नहीं है। मैं फॉर्मेट थोड़ा दूंगा, मेरे पास सब चीज दिमाग में सेट है, मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। लेकिन फिर भी 5 मिनट लगेंगे, लिखकर खत्म करते हैं इस बात को भी। डाली एडिंग, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। एक चीज बतानी है नहीं मुझे इसमें, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। स्टेप 1, डिटरमिन। बेटा क्या निकालें? स्टेज या डिग्री ऑफ कंप्लीशन। बेटा कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ना ना ना, 3 तरीके हैं। एक, लिखो मत, लिखूंगा सब कुछ। कौन कौन से? ये जो आप बता रहे हो ना, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, वो तो एक तरीका है। जब कुछ भी काम ना आए तो वो लगा लेना। ठीक। पहला बताया था कौन सा? लिखें, देयर आर 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स। ए लिखो इसमें। टेक्निकल सर्वे मेथड। याद आया? आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। काम करो, किसी वैल्यूड अप्रूव्ड वैल्यूअर को बुलाओ, साइट दिखाओ उसे, सारे नक्शे दिखाओ उसे बोलो देखो इतना काम होना था, इतना हो गया है, जरा बता देना कितना % काम हो गया। वो अपने आप जोड़ घटा भाग करेगा और आपको बता देगा जी 38% काम पूरा हो गया है। टेक्निकल सर्वे मेथड, बोलो बेटा, लिख लें इसमें। इन दिस मेथड स्टेज ऑफ completion is determined by approved valuer। वो बता जाएगा आपको जोड़ घटा करके, भैया 38% काम पूरा हो गया और आगे का काम फिर आप शुरू कर देना। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना और फिर तीसरा काम क्या करोगे बेटा? इनकम स्टेटमेंट बना लोगे। ठीक। चलो दूसरा, ये एक तरीका और भी है। अगर ये ना मिल रहा हो कोई आपको तो फिजिकल कंप्लीशन
मेथड। ये क्या है जी? सुनो सुनो एक बार, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक रोड बनाकर दो, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और ये रोड बनानी थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, टोटल बनाकर देनी थी 40 किलोमीटर लंबी रोड। मुझे सिंपल रोड बनानी है, 40 किलोमीटर लंबी रोड बनाने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला, ठीक। अच्छा जी, और यहां पर आते आते 31 मार्च तक आते आते मैंने 10 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया था, ठीक है। 31 मार्च तक, ईयर एंड तक 10 किलोमीटर की रोड मैंने बना दी। कोई बता सकता है कितना परसेंट काम पूरा कर दिया? 25%। क्या किया मैंने? फिजिकल कंप्लीशन मेथड, फिजिकली जाकर देखा कितना काम पूरा हो गया। लेकिन ये हर बार ना हो पाएगा। देखना, मुझे बिल्डिंग बनानी थी 3 फ्लोर की, 3 फ्लोर की। ईयर 1 के एंड पर 1 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। क्या परसेंटेज निकाल सकते हो इस बार? बोलो बेटा, क्या ये तीनों की वेटेज बराबर बराबर है? फर्स्ट फ्लोर बनाने में नींव भी खोदी होगी आपने, एक्स्ट्रा टाइम। बोलो बेटा, ठीक। इन तीनों की वेटेज बराबर कहां है? जब थर्ड फ्लोर का एंट्री डालोगे खर्चा शायद ज्यादा आएगा ऊपर तक माल चढ़ाने का, लेकिन नींव का खर्चा बच जाएगा। यहां अलग है, यहां अलग सिचुएशन है। यहां क्या अलग अलग है? बोलो बेटा। यहां तो आपने देख लिया, टोटल होना है 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बन गया, 25% पूरा। यहां नहीं बोल सकते आप कि 3 फ्लोर बनने, 1 फ्लोर बन गया, 33% काम पूरा। नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो पिट गया यहां पर। तो अब यहां पर क्या करें फिर? तीसरा मेथड है मेरे पास। कौन सा? वो हर जगह पिल जाएगा। नाम क्या था उसका? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड, जो हम यूज करते हैं। बेटा बोलो फटाफट से। ठीक, तो यहां पे लिखो। यहां कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में लिख लो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड डिवाइड बाय टोटल वर्क टू बी डन इनटू 100। फर्जी है, सिर्फ नाम लेकर छोड़ दिया एएस ने इसका। हम तो हमेशा वही लगाएंगे। हमें क्या पता, एक्चुअली ये भी पिट जाएगा फॉर्मूला। अब समझो रोड, अगर ये रोड ना होकर हाईवे हो तो क्या लगा दोगे फॉर्मूला? ये नहीं लगा सकते। कहीं पिलर बनने हैं, कहीं उठानी है रोड, कहीं बिल्कुल नीचे प्लेन पर चलनी है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो वहां भी बराबर ना होगी। बहुत ही रिमोट केस है जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी और फिजिकल सर्वे मेथड लग पाएगा। बेटा पिट जाएगा यहां पर भी। ठीक, अगर यहीं पर कहीं एलिवेटेड बननी है रोड, कहीं कुछ और सिचुएशन है, सबकी वेटेज बराबर नहीं होगी, तब नहीं लग पाएगा। लास्ट कौन सा है जो हर जगह लग जाएगा? फिर अब लिखो सी, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। वो एएस कह रहा छोड़ो, आप मुंशी आदमी हो, कहां साइड पर धूल मिट्टी खाओगे आप, और कहां किसी अप्रूव्ड वैल्यू के पीछे भागते रहोगे। मैंने कहा ऐसे जी कोई बढ़िया बताओ तरीका मुझे, मैं ऑफिस में बैठ के काम कर लूं इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े मुझे, और मेरा काम भी बन जाए। बोले एक काम करो फिर, ज्यादा अच्छा है आप ये लगा लो। कौन सा बेटा? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड। बताना ये मेथड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला बता दो क्या था? तो कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। लिख लो इसी में ही, वेयर
बताना ज़रा ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट टू डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। खत्म बात। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि डिटरमिन करो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। पहले आप ये बताइए कि कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम पूरा हो चुका है। बता दिया जी, फिर क्या करें? बोला अब स्टेप 2 करो। स्टेप 2 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करना है आपको। दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसको? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। बताने की जरूरत तो नहीं है इसको कुछ। स्टेप 3 लिखो, इनकम स्टेटमेंट। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, लेस करेंगे कॉस्ट टू डेट। क्या आ गया? प्रॉफिट लॉस टू डेट आ गया। लेस करिए इसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, तो क्या मिल जाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट लॉस आपको मिल गया। लो जी, स्टेप 2 और स्टेप 3 भी हो गए। स्टेप 2 और स्टेप 3 भी हो गए। चलो जी, देखिए इसके बाद नोट। If there is an expectation of loss from contract, then provision should also be created for such expected loss as follows। अगर लॉस की उम्मीद लग रही है कॉन्ट्रैक्ट से, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस भी बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। एज फॉलोज, एंड डेबिटेड टू P&L लिख लो आगे। एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इस तरीके से बनाकर P&L में डेबिट कर देंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कम ही होगा ना प्राइस इस बार, इसलिए मैंने कॉस्ट में से प्राइस को घटाया है। टोटल लॉस लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। क्या आ जाएगा बेटा, नाम बताना इसका? प्रोविजन फॉर
एक्सपेक्टेड लॉस। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब समझ में आ रहा होगा। अब सबके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर लिए ठोक बजाकर काफी सारे। कर लो जी नोट पहले इतना। ठीक है, नोट लिखा था ना आपने, ये नोट 1 हो गया। नोट 2 लिखिए इसके बाद। नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू ऑब्लिक फ्रॉम कस्टमर्स। बेटा मुझे आप ही बता दो कैसे निकालेंगे इसको। मैंने तरीका बता दिया था वैसे तो आपको। बताओ जी, क्या क्या मांगोगे उससे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मांगूंगा उससे, और क्या मांगूंगा? रिकॉग्नाइज्ड गेन मांगूंगा उससे, और अगर लॉस होगा तो रिकॉग्नाइज्ड लॉस। अच्छा, लॉस का मतलब क्या है? दोनों ही हैं, करंट ईयर लॉस प्लस प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस। बेटा बोलो ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे इसी में से क्या करोगे? चलो बताओ बेटा, मैं भूल गया, बता दो कुछ क्या था। हाँ, लेस करो प्रोग्रेस पेमेंट्स। कौन सी वाली करेंगे? हाँ, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, दोनों करोगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। अब ये बताना, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये आ जाए पॉजिटिव तो क्या कहेंगे? अगर ये फिगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहेंगे? अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, इतने पैसे लेने हैं। और ये क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, इतने पैसे देने हैं। सब लिखवा रहा हूं जितना भी कुछ हो सकता है मैक्सिमम। क्वेश्चंस में हमने करके देख लिया है। हम उल्टा से जा रहे हैं कि अगर मैं पहले लिखवाता ना सब ये, तो आप दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चन की फिगर्स पढ़कर इस फॉर्मेट में फिल करना शुरू कर देते। तो इसलिए फॉर्मेट बाद में लिखा रहा हूं मैं, जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेटल्ड रहे। वही चीज इंपॉर्टेंट है। बताओ और क्या लिखवाऊं? P&L का फॉर्मेट लिखवा दूं कहो तो? चलो लिखो। नोट नंबर 3। हेलो, नोट नंबर 3। P&L extracts in case of gain। ये मानते हुए कि गेन हो रहा है तो क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। यहां क्या आएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी। यहां क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। कुछ ऐसा नजर आएगा P&L अगर गेन की बात चल रही है तो। दूसरी बात, P&L के एक्सट्रैक्ट्स इन केस ऑफ लॉस। बताना अब कैसा दिखेगा?
बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कुछ और? हाँ, इस बार क्या आएगा, एक चीज और, प्रोविजन फॉर फ्यूचर फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। और ये सब जोड़कर तब क्या आएगा, नेट लॉस। और ये नेट लॉस किसके बराबर होगा, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस के बराबर ही होगा। बोलो बेटा, ये करंट ईयर लॉस प्लस प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस सब मिलाकर आया है, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट लॉस के बराबर आएगा। अगले साल ये प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक फटाफट से इतनी बात। ये लो जी, पीएल के एक्सट्रैक्ट्स भी तैयार हो गए। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट मेन पॉइंट बाहर आ जाओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला लिखिए एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कुछ भी कह लो। कभी निकालना पड़ जाए, कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ वो। बताओ उसमें क्या ऐड करवाओगे, बोलो बेटा क्या क्या ऐड कराओगे। हाँ, अरे शुरू में 500 लाख तय हो गए थे तो अंत तक 500 लाख ही रहेगा, कुछ जोड़ घटा हो सकती है ना, तो बोलो ना कौन सी। हाँ, वेरिएशन कुछ है वर्क में, अगर वेरिएशन प्लस या माइनस एस्केलेशंस, माइनस हटाओ यहाँ से, प्लस एस्केलेशंस कोई अगर है, प्लस इंसेंटिव्स फॉर अर्ली कंप्लीशन। मैंने कहा देखो ऐसा है, 500 लाख रुपए मिलेंगे और 31 दिसंबर तक काम खत्म करना है। अगर आपने एक महीने पहले कंप्लीट कर दिया 2 लाख एक्स्ट्रा दूंगा आपको। तो अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया आपका, 502 लाख। बोलो बेटा, अगर आपको भरोसा है कि आप पहले कंप्लीट कर दोगे तो 502 लाख दिखा देना। इसके ऊपर काम करेंगे अभी थोड़ा सा। लेस पेनल्टी फॉर लेट कंप्लीशन। भाई लेट दोगे कंप्लीट करके तो 2 लाख रुपए काट लूंगा। पेनल्टी फॉर कंप्लीशन लेट, पेनल्टी फॉर लेट कंप्लीशन गलत लिख दिया। फॉर लेट कंप्लीशन। अब जाकर आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। यही तो करते आ रहे हैं, बस ये 2 नई चीज़ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दी, बाकी कोई खास बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पड़ जाए वो स्टेप 2 में जाकर कभी, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऐसे निकाल लेना। और ऐसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए तो क्या क्या उसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखें इसमें, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल
टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट प्लस जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो जोड़ देंगे, प्लस अदर कॉस्ट कोई भी अगर है तो स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कंस्ट्रक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बताता हूँ, अभी लिख लो, ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, costs that are attributable to contract activity। अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन इसके ऊपर, फर्जी सी बात है, ये इसकी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ बस, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनता नहीं है वैसे, लेकिन लिख लो फिर भी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को डिफाइन करा रहा हूँ मैं, ये सब जोड़ दोगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी। लिख लें इसी में आगे, स्टार लगाकर, बट डू नॉट इंक्लूड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। बेकार, कोई मतलब नहीं है इसका, का बेकार सी चीज़ लिखवाई है बिल्कुल मैंने। ये बोल रहा है कॉस्ट में क्या क्या चीज़ जोड़ोगे जी आप, अरे जितना जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खर्चा हुआ होगा वो सब जोड़ देंगे। बोला क्या नहीं जोड़ोगे, सेलिंग कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जुड़ती भी नहीं है। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट? अरे बोलो भाई, क्या सेलिंग कॉस्ट आती है ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं आती। मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, ठीक। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आते हैं? नहीं आते, तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन देखो फटाफट से, कल छोड़ा हुआ था वो देख लेते हैं आज। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल फुस है क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है इसमें, ठीक। पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 रह रहा था ना शायद कल, बोलो बेटा। चलो देखते हैं, खत्म हो गई चर्चा मेरी लिखवाने की। थोड़ी सी एक आध चीज लिखवा दूंगा सभी और बाद में क्वेश्चंस वाइंड अप करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, AB contractors enter into a contract on 1st January with XY to construct a 5-storied building। 5 माले की बिल्डिंग बनाकर देंगे। Under the contract, AB is required to complete the construction in 3 years। 3 साल में काम पूरा करके देंगे मुझे देना है। The following information is relevant। Fixed price, क्या तय हुआ प्राइस? जल्दी बताओ बेटा मुझे। 5 करोड़ रुपया तय हो गया। ये दिलवा दूंगा, और हां साथ में मटेरियल के पैसे और दिलवा दूंगा कॉस्ट एस्केलेशन के तहत 20%। बेटा हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? यही पढ़कर हिंदी करो, क्या मतलब है इसका? मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन लगा हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। हिंदी करो इसकी मुझे अब। भाई देखो ऐसा है, मैं ना
आपको 5 करोड़ दिलवा दूंगा। ठीक, मैंने कहा जी 5 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 3 साल लगेंगे, इतने बजट आएंगे, इतनी महंगाई बढ़ेगी, कुछ तो मतलब, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें जितना मटेरियल लगेगा मुझे दिखा देना, और अगर मटेरियल देखो लिखा वहां पर 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, जितनी भी मटेरियल कॉस्ट आएगी आपकी उसमें 20% तक मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक, यानी मान लेते हैं मटेरियल लगेगा इसमें 1 करोड़ का, बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया अब? हाँ जी, मैं आपको 1 करोड़ का 20% 20 लाख बढ़ाने की अनुमति दे दूंगा, तो अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा? बेटा ठीक है, वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। आप जब रोगे मेरे सामने कि सर बढ़ गया, सर महंगाई हो गई, सर देखो इतनी बढ़ गई और इतने का मटेरियल लगा, चलो 20% तक अलाउ कर दूंगा। तीसरा, लेबर कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है लेबर महंगी हो जाएगी। अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, भाई जितनी भी लेबर का बिल आपका होगा, जितना भी होगा, लेट्स से 2 करोड़ का बिल है, इसमें कितनी अलाउ कर दूंगा परमिशन में? बेटा समझ में आ रही है एग्जाम्पल? तो अब कितना हो जाएगा रिवाइज्ड? 5.2 पहले चल रहा था, बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, अब कितना हो जाएगा? मैं फर्जी बात कर रहे हैं वैसे तो ये हम 0.6 करोड़ यानी 60 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? ठीक है, ठीक, चलो आगे आओ। इन केस AB इज अनेबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months। अच्छा, अगर आपने 2 साल 10 महीने में काम कर दिया, 2 महीने पहले कर दिया, इट विल बी एंटाइटल्ड फॉर एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 लाख। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। तो यानी एक चीज और मिल सकती है मुझे, क्या? कितना बोल रहे हैं? 50 लाख और मिल सकता है आपको। क्या मिलेगा ये? फॉर अर्ली कंप्लीशन। बोलो भाई, अगर 2 साल 10 महीने में कर दिया तो। खैर आगे बढ़ो। However, in case of construction is delayed beyond 3 years 2 months, मैंने कितना टाइम दिया था आपको? 3 साल दिए थे। 2 महीने पहले कर दिया, इंसेंटिव रहेगा, लेकिन 2 महीने डिले किया तो पेनल्टी हो जाएगी। कितनी पेनल्टी है? 20 लाख। बेटा दोनों होंगे ना एक साथ? नलायको, कोई एक ही काम तो होगा। लेट पेनल्टी वो देखूंगा अभी मैं, या तो ये ऐड हो जाएगा या ये माइनस हो जाएगा। बेटा ठीक है, एक ही काम तो होगा, जल्दी खत्म कर दोगे, बाद में देखते हैं अभी क्या चल रहा है आगे। और अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 2 years 9 months। 2 साल और 9 महीने में काम कंप्लीट हो गया। आगे आइए। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़ बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेजेस। बेटा लेबर का खर्चा कितना था बताना जरा? 1.2 करोड़ का। अच्छा, हाउ एवर द टोटल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 25%। ये 25% से बढ़ गई है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो 30% की अनुमति है, मैं 30% जोड़ दूंगा। 25, हाँ 30 की परमिशन है ना, अप टू 30% है। समझ में आता है? तो मुझे कितनी परमिशन मिल जाएगी? 1.2 करोड़ का 25% बढ़ गया है भाव। बोलो बेटा कितना कितना हुआ ये? तो 0.3 करोड़ से तो ये बढ़ जाएगी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाँ बोलते जाओ फटाफट से, आगे बढ़ो। और मटीरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 40%। अबे 40% से बढ़ गया तो 40 ऐड कर दो, 20 तक की अनुमति है।
ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई टोटल इंक्रीज इन मटीरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन इज 80%, इज 80 लाख। 40% बढ़ गए मटेरियल के भाव तो 80 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। सारा अलाउ करवा दोगे क्या? कितना कराओगे? सिर्फ आधा ही तो कराओगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। हाँ बोलते जाओ फटाफट से। ठीक भाई, जो भी था इसमें मटेरियल एस्केलेशन ऐड करवा दूंगा इतने तक का। 40% बड़ा है लेकिन 20% तक का 40 लाख होगा वो अलाउ, और लेबर पूरी अलाउड क्योंकि लिमिट से कम ही बढ़ी है। आगे आइए, अज्यूम दैट इन ईयर 2002, अच्छा पहले साल की बात कर रहे हैं ये। अज्यूम दैट इन ईयर 2002, अगले साल की बात कर रहे हैं। XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ, नहीं कहां तक आ गए हम? एस्केलेशन 80 लाख पढ़ लिया बेटा आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। यहीं रुककर बताओ पहले, वो केस बी है, फिर इसके बाद अज्यूम लिखा हुआ है ना, उसके बाद लिखो केस बी। वहां लिख लो केस बी, अज्यूम से पहले लिख लो केस बी। यहीं रुक जाओ, बस आप मुझे ये बताओ मुझे फटाफट से ये बताओ, ओरली हो जाएगा कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया अब बेटा? बोलो फटाफट से। 5 करोड़, हाँ बोलो। प्लस 40 लाख, हाँ बोलो। प्लस 0.3 करोड़ यानी 30 लाख, हाँ बोलो। बस प्लस 50 लाख, हाँ बोलो। माइनस 20 लाख तो हो गई होगा। अरे एक ही काम, 2 साल 10 महीने का समय था, 2 साल 9 महीने में ही पूरा कर दिया। तो व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नाउ? बेटा क्लियर है बात? चेक करो, 6 पॉइंट दिख गई आपको? अब एज्यूम करो, अब छोड़ो, आगे बढ़ो। वो देखो क्या पढ़ रहा है आगे यार। अज्यूम दैट इन ईयर 2, यानी अगले साल क्या हुआ? पहले साल का काम तो खत्म हो गया। बोलो बेटा। XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भाई काम बढ़ा दो, कुछ एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दो और कॉन्ट्रैक्ट फीस 1 करोड़ रहेगी। AB हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स विच इट विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर XY इन एडिशन टू इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। हुआ क्या? हिंदी करो पहले इसकी, हिंदी करो पहले। क्या हुआ इसका? हुआ ये कि ईयर 1 के एंड पर जब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया आपने मुझे, ये सब जोड़कर 5 करोड़ प्लस 0.4 करोड़ प्लस 0.3 करोड़ प्लस 0.5 करोड़, यही बताया था आपने मुझे। हाउ मच? 6.2 करोड़। खत्म हो गई बात। अब ईयर 2 के एंड पर बोल रहा है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रहेगा? भाई पहले साल में ही 6.2 करोड़ तो हो गया था, क्या कुछ फेरबदल हुई है? हाँ, उसने कहा 1 फ्लोर बना कर दो। मैंने 20 लाख लगेंगे, बोला हाँ दूंगा, नहीं सॉरी 1 करोड़ लगेंगे, हाँ दूंगा, दे दूंगा। बोला एक बात और है, MDA वालों को 20 लाख रुपए की रिश्वत जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर बोला हाँ कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा कोई बात नहीं, वो भी मैं दूंगा। लिखा है वहां पर दूंगा, लिखा है कि नहीं लिखा? यानी क्या हो गई ये? अलाउएबल हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। चलो पढ़ो फिर से। 20 लाख फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स विच इट विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम XY इन एडिशन टू इंक्रीज इन फिक्स प्राइस। तो जरा बताओ फटाफट से, ईयर 2 के एंड पर रेवेन्यू कितना हो जाएगा? वेरिएशन के नाम के कितने जोड़ोगे? 1 करोड़ प्लस कॉस्ट कितनी मिल जाएगी? 0.2 करोड़। कितना हो गया? 7. ईयर 2 के एंड पर ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अपोजिट साइड पर नोट कर लो इसे।
बेटा बढ़ू आगे, क्वेश्चन 2 के बाद आइए। नेक्स्ट पर आए बेटा। जी क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था बेटा। 4 2 मिनट की रुक जाओ बस अभी। 5 हो गया। 6 7 8 थ्योरी पढ़ो अपने आप। 9 ठीक है। 10 हो गया बेटा। 11 भी हो गया। 12 भी हो गया। 13 भी हो गया। ठीक है, एक ही बात रह गई बस, सुनिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट बच रहा है बस एक छोटा सा। पढ़ो क्वेश्चन जरा एक बार पहले। क्वेश्चन ही पढ़ो, क्वेश्चन समझाता। क्वेश्चन नंबर PQ and Associates undertakes a construction contract, the details of which are provided below. Contract value 40 लाख रुपए तय हुई। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 3 लाख रुपए है। 3 लाख का खर्चा आज तक हो गया। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी है? 30 लाख रुपए। यानी क्या लग रहा है आपको कुल मिलाकर पूरे कॉन्ट्रैक्ट से 7 लाख का मुनाफा हो जाएगा? ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बिल्कुल। वर्क कंप्लीटेड हुआ 10% का। यहीं रुक जाओ। क्या पूरा काम कर दोगे? सोचो दिमाग में। डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 40 लाख इंटू 10% 4 लाख हो गया। कॉस्ट टू डेट 3 लाख। बोलो बेटा खत्म हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। लेकिन पढ़िए, द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम एगो, कुछ दिन पहले काम शुरू हो चुका है। एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन रेगुलेशन। वहां वर्ड अंडरलाइन करो, अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी है, काम शुरू तो कर दिया हमने फ्लाईओवर का, ये सब डिटेल्स भी हैं, लेकिन पता नहीं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। कुछ किसानों की ज़मीन है बीच में, अभी मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं उनको एक्वायर कर लूँगा और वहाँ पर भी फ्लाईओवर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ किसान रायता फैला दें वहाँ पर और जगह ना दें अपनी। बोलो बेटा, बोला जी हमें चाहिए ही नहीं मुआवजा, 2%, 2 गुना 4 गुना 10 गुना चाहिए ही नहीं, तो बेटा काम रुक जाएगा वहीं। बोलो फटाफट से। अगर आउटकम अनसर्टेन हो, इफ द आउटकम इज अनसर्टेन, लिखवाऊंगा इसके बारे में भी, बस आखिरी पॉइंट वही है। इफ आउटकम इज अनसर्टेन, अगर अनसर्टेनिटी है आउटकम को लेकर कि भाई ना तो काम हो पाएगा, बोलो बेटा, फिर ना ही पैसा वैसा पूरा मिल पाएगा, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में क्या करो भाई, कोई प्रॉफिट नहीं है, जितना कॉस्ट हो गया उतना रेवेन्यू बुक करके काम खत्म करो, कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करोगे। पढ़ना जरा एक बार अब। इन द गिवन केस रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड कितनी थी? तो रेवेन्यू भी कितना बुक करोगे? अदरवाइज कितना करने वाले थे आप? 4 लाख करने वाले थे। वो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड पूरा एएस ओवर रूल हो गया, पूरा एएस पिट गया। एक वर्ड ने पूरे एएस को पीट दिया। वो वर्ड क्या था? अनसर्टेनिटी। किस चीज में? इन द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, तो उस केस में क्या करेंगे? जितनी कॉस्ट है उतना रेवेन्यू बुक करो, प्रॉफिट कितना आएगा? निल। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, निल कर दो। बेटा ठीक है, पढ़ लो फिर से। तो इन द, इसको क्वेश्चन 4 का लिखो, इंपॉर्टेंट 4 के ऊपर, ये पढ़ के जाना एग्जाम से जरूर। और जो आंसर लिखा है ना, उसके आंसर की शुरू की 3 लाइन अंडरलाइन कर लो। इन द गिवन केस रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड दोज which are expected to be recovered. Therefore, the profit and loss statement would appear as under. Cost
revenue minus cost is equal to profit nil when the uncertainties that prevented the outcome of the contract be estimated reliably ceases to exist. The revenue expenses associated with the construction contract should be recognized by the percentage completion method. बेटा कब करोगे ऐसा? समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये बताओ? जब अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाएं, सीजेस टू एग्जिस्ट, बोलो बेटा अगर अनसर्टेनिटीज सीजेस टू एग्जिस्ट तब क्या करोगे? तब आप वापस परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पर लौट आना। क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलो जी, खत्म हो गई चर्चा हमारी इसके साथ ही AS7 की यहां पर। ठीक, एक पॉइंट मैं चाह रहा हूं लिखवा दूं ये भी, लिखो चलो वहीं पर एक नोट। क्या लिखा था हमने आखिरी वहां पर थ्योरी में? लिखवा दूं उसको भी वहीं पर ही, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखा था ना, लिखो चलो नोट डालकर फिर से नोट डाल के लिखो, इफ द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन, क्या करेंगे ऐसे में बताओ? लैंग्वेज लिखवा, सिंपल लिखवा रहा हूं, गणित सिंपल चार्ट बनवा रहा हूं, बताओ क्या करेंगे? हाँ, डू नॉट यूज प्रपोर्शनेट कॉस्ट मेथड। अच्छा ये पिट गया, तो फिर अब क्या करें? हेयर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, फिर कैसे निकालें इसको? इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। दिस इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? निल। आई होप समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है ना? बजाय सेंटेंस चेपने के मैंने डिटेलिंग कर दी, इसकी इक्वेशंस बनवा दी। If the outcome is not certain, then do not use proportionate completion method। तो क्या करेंगे यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर से कैसे निकालें तो बता दो बेटा। जितनी कॉस्ट है उसी को रेवेन्यू मान लो और बस, सब इसका मतलब प्रॉफिट निल। हाँ बेटा प्रॉफिट निल आएगा, हाँ प्रॉफिट निल आएगा। आई होप ठीक है। इफ कॉन्ट्रैक्ट आउटकम कैनॉट बी डिटरमिन्ड रिलायबली या अनसर्टेन है तो उस केस में इस प्रकार से काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास AS7 की चर्चा यहां पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद, बाय।